जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। 40 क्वेश्चन हम प्लान कर रहे हैं हर चैप्टर में। हमने लगभग सारे ही सिलेबस में से क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन अ प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। देखिए, जब आयरन स्टीम से रिएक्ट करती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। बेसिकली ये करोजन का प्रोसेस है। तो क्रोजन के प्रोसेस में Fe3O4 बनता है। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आयरन दो तरह की वैलेंसी दिखाता है, आयरन 2 और आयरन 3। लेकिन हमें जो हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो Fe3O4 है। चलिए, अब करेक्ट आंसर इज सी, Fe3O4। क्वेश्चन 2, ये इसका रिएक्शन है। Fe3 प्लस H2O इज Fe3O4 प्लस H2। बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे हाइड्रोजन रिलीज होती है, डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। क्वेश्चन 2, अ नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। देखिए, फूड मटेरियल प्रिजर्व करने के लिए हमें कोई ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ना हो सकें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना आ सकें। तो कार्बन तो खुद ही फूड का बना होता है, तो वो उसका आंसर नहीं हो जाएगा। सल्फर और फास्फोरस नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर नाइट्रोजन है। रादर देन नाइट्रोजन गैस फॉर्म में किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली चिप्स वगैरह के पैकेट में भी कुछ हाई क्वालिटी चिप्स जो आते हैं उनमें नाइट्रोजन भर दी जाती है कि अंदर कोई भी किसी भी तरह का ऑक्सीजन ना हो, ऑर्गेनिज्म ना बन पाए। चलिए, द नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व द फूड। प्रिजर्व मीन टू से कि उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें। तो आंसर इज ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन 3, द अरेंजमेंट ऑफ कॉपर, टिन, लेड, मर्करी अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेनी है। रिएक्टिविटी सीरीज में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से टिन, लेड, कॉपर और मर्करी का रिएक्टिविटी बनती है। तो आंसर इज ए। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। जिंक, आयरन, टिन, लेड जो है मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जो कि प्योर फॉर्म में ज़्यादा पाए जाते हैं, वो लगभग अनरिएक्टिव मेटल हैं, कम रिएक्ट करते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम लगभग कम रिएक्ट करते हैं। तो आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हो। क्वेश्चन 4, द मेटल्स दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर। होता क्या है, जब मैग्नीशियम और कैल्शियम को आप पानी में डालते हैं तो वो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। हाइड्रोजन गैस उनकी सरफेस से स्टिक कर जाती है, जिस कारण से वो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के साल्ट काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। ज़्यादा रिएक्शन के कारण वो पानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और ऑक्साइड बना देते हैं। तो उसके कारण वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन 5, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। अब देखिए, जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी चेक करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। अब आपने यूटेंसिल बनाना है, आपको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? आपको थर्मल कंडक्टिविटी हाई चाहिए, क्योंकि आपने हीट बेस से लेकर अंदर लेके जानी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात तब करेंगे जब हम वायर्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाएंगे। डक्टिलिटी नहीं चाहिए। डक्टिलिटी वायर्स बनाने की प्रॉपर्टी है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट हाई चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खाना बनाएं और मेटल पिघल जाए या डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाए। तो इसका 1 एंड 4 आ जाएगा आंसर। 1 एंड 4 इज डी पार्ट। तो डी इज द आंसर। क्वेश्चन 6, व्हेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ट्रीटेड विद बेरियम ऑक्साइड। तो HCl को हम BaOH2 से रिएक्ट करवाना है, व्हाइट कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो वो हमें लिखना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपने हमेशा कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन नहीं लिखना है। हमेशा बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है। तो बी पार्ट जो है वो बैलेंस्ड है। 2HCl BaOH2 BaCl2 प्लस H2O। तो बेरियम क्लोराइड बनेगा और पानी निकल जाएगा। चलिए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन देनी है। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है ऑप्शंस में, तब आप दूसरी इक्वेशन दे सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ऑप्शन में मिलेगा। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का कंडक्टर कौन सा पुअर है? इसका आंसर है लेड। लेड क्या करता है? लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द हीट, क्योंकि लेड ऑक्साइड बना लेता है। लेड ऑक्साइड की कंडक्टिविटी, मोस्टली सारे ऑक्साइड्स की कंडक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन इसका रिएक्शन फास्ट रहता है, तो बड़ी जल्दी ये लेड ऑक्साइड बनता है। तो लेड ऑक्साइड बनने के कारण हीट की कंडक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो क्वेश्चन 7 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8, which property of the metal is used for making bells and strings of a musical instrument like star and violin। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिससे हम उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें आवाज चाहिए। तो आवाज का मतलब है कि सोनोरस होनी चाहिए मेटल। तो मेटल्स नॉर्मली सोनोरस होती हैं। जो ज़्यादा सोनोरस होती हैं वो यूज़ की जाएंगी स्ट्रिंग्स बनाने के लिए।
तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो सोनरस होनी चाहिए मेटल। मेलिएबिलिटी शीट्स बनाने की प्रॉपर्टी है, शीट्स की जरूरत नहीं होती है। वियर रेजिस्टेंस होता है कि वो घसती नहीं है, ऊपर से इरोड नहीं होती है। और कंडक्टिविटी, आप कोई थर्मल मतलब हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए, वो कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टीज हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं चाहिए। क्वेश्चन 9, विच नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर पुअर फंक्शनिंग ऑफ अ थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में गोइटर करके एक डिजीज होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम आयोडीन देते हैं। तो नॉर्मली आयोडीन आपका एडिबल सॉल्ट्स में पाया जाता है, वो ऐड किया जाता है ऊपर से। आयोडीन इज डिफाइंड एज सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन रिलीज करने के लिए ये आपको हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन 10, विच मेटल इज यूज्ड फॉर थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग एल्यूमिनियम से की जाती है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो रेलवे लाइंस जोड़ी जाती हैं वो थर्माइट वेल्डिंग से जोड़ते हैं, या कुछ और भी कास्ट आयरन की चीज़ें जो जोड़ी जाती हैं वो थर्माइट वेल्डिंग से होती हैं। एग्जैक्टली थर्माइट नहीं होती, और चीज़ों का मिक्सचर भी होता है, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है और पिघल जाता है, पिघलने से वो उसके अंदर फ्यूज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल इज यूज टू गैल्वेनाइज आयरन। गैल्वेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो उसका मतलब ही यही है कि आपने बेस मेटल को जिंक से कोट कर देना है। जिंक काफ़ी स्टेबल मेटल है, तो जिंक जल्दी जल्दी इरोड नहीं होता है। तो हम किसी भी मेटल के ऊपर नॉर्मली गैल्वेनाइजिंग जो है आयरन के प्रोडक्ट्स की जाती है। तो आयरन के प्रोडक्ट के ऊपर जब आप जिंक चढ़ाते हो तो उसको गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस बोला जाता है। जिंक इज यूज टू गैल्वेनाइज आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, तो रस्ट नहीं लगता है उससे। तो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन 12, विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बताना है, ठीक है। ऑक्सीजन कंडक्ट नहीं करती है, सल्फर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, फॉस्फोरस भी लगभग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये एक समझ लीजिए कि नॉन मेटल्स में एक ऐसी नॉन मेटल है जो, और कार्बन का एक ऐसा फॉर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन कोल भी कार्बन होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो एक ऑलोट्रॉप है जो कंडक्टिविटी दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट डी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन 13, विच मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे मरकरी पाया जाता है, लेकिन नॉन मेटल ऐसी जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है वो बेरियम है। तो आपने ध्यान रखना, ये दो ही चीजें हैं मेटल और नॉन मेटल में जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। तो मरकरी रिमेन्स लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर कंबशन प्रोसेस। किस चीज के बिना कंबशन नहीं हो सकता। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्साइड ने बनना है। समटाइम्स बिना ऑक्सीजन के भी आप प्रोसेस बना सकते हो, ऑक्साइड्स बना सकते हो, लेकिन आपके रिएक्टेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन उसके पास ऑलरेडी कार्बन है, उसको हम बर्निंग नहीं बोलते या कंबशन प्रोसेस नहीं बोलते। तो जब भी ऑक्सीजन होगा तब हम उसको कंबशन प्रोसेस बोलेंगे। तो ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 15, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक वायर्स फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अगर एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों आपको दिए गए हैं तो कॉपर पहली चॉइस होना चाहिए, तो क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ऑल्दो सिल्वर की कॉपर से भी ज़्यादा होती है, लेकिन सिल्वर हम वायर्स बनाने के लिए यूज़ नहीं करते, सिल्वर काफ़ी महंगा होता है। कॉपर अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपये किलो है और सिल्वर अप्रॉक्सीमेटली 70,000 रुपये किलो है। तो सिल्वर की वायर्स नहीं बनती, तो कॉमन सेंस को यूज करते हुए कॉपर इसका आंसर हो जाएगा। कॉपर हैज़ अ हाई कंडक्टिविटी, लेकिन सिल्वर की कॉपर से भी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 16, व्हाट हैपन्स व्हेन अ पैलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर। तो आपने देखा होगा मैजिशियंस कई बार एक वाइट सा प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर पानी फेंकते हैं, उसको आग लग जाती है, तो वो सोडियम होता है, सोडियम या पोटाशियम। तो दिस ऑप्शन इज सी, इट कैचेज फायर एंड फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, काफ़ी हीट निकलती है। क्वेश्चन 17, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ पीस ऑफ कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड इज गिवन बाय। तो आपने क्या करना है, कॉपर को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करना है, तो कॉपर नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस दोबारा नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर जाती है। रिएक्ट करने के बाद वो वाटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रही है। तो क्या है, हाइड्रोजन गैस गेटिंग ऑक्सीडाइज, अब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है और H2O बना रही है। तो ऑप्शन इज आंसर इज बी। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स यू द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी फ्रॉम द सिनेबार। सिनेबार जो है, सिनेबार इज अ ब्राइट ब्रिक कलर्ड मर्करी सल्फाइड। तो जितनी भी सल्फाइड्स और होती हैं, सबसे पहले हमें उनको ऑक्साइड और में चेंज करना होता है।
तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सिनाबार जो है टू कन्वर्ट इनटू मर्करी ऑक्साइड देन हीटिंग इट अगेन। तो हमें पहले जितनी सल्फाइड और होती हैं पहले हमारी चॉइस रहती है कि उनको ऑक्साइड और में चेंज किया जाए, फिर ऑक्साइड एयर और से हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जितनी भी मेटल्स सल्फाइड में या किसी और फॉर्म में पाई जाएंगी जिसमें ऑक्साइड नहीं है तो पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। क्वेश्चन 19, द इमेज शो द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। तो हमें ये बताना है कि कौन सी प्रोसेस अकर हो रही है। अब ध्यान से देखना है, उसने एनोड का डेफिनेशन नहीं दिया है, उसने इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन दिया है कि वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर निकलेगा और वो कैथोड पे चला जाएगा। तो सी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी डी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, करंट इज पास्ड प्योर कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। देखिए जब भी कोई मेटल होगी उसके ऊपर चार्ज लगेगा तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमेशा मेटल कैथोड पे जाएगा जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्वेश्चन 20, व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू द वाटर इट कंप्लीटली डिसॉल्व्स विदाउट फॉर्मिंग बबल्स, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन के प्रोडक्ट बताने हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो प्लस वाटर मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता जाता है, CaOH2, ये सॉलिड कंपाउंड होता है। तो आंसर इज सी। 21 है, अ स्टूडेंट स्टडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल फाइंड्स इनकम्प्लीट रिएक्शन। तो हमने रिएक्शन को कंप्लीट करना है। जब भी आपने रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपने ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट। तो ऐसे आपने रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इसमें बैलेंसिंग देखेंगे तो डी में रिएक्शन बैलेंस की नहीं है, तो ये रिएक्शन आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, इसमें मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सी चीज केमिकल रिएक्शन में जाती है। रिएक्टिविटी टेबल मैंने साइड में हमने लगा दिया है। तो आपने ये देखना है कि जो मेटल ऐड हो रही है और जो मॉलिक्यूल में है, तो जो मेटल ऐड हो रही है उसकी रिएक्टिविटी जो मॉलिक्यूल में है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस केस में ये रिएक्टिविटी, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल्स में आती है, कॉपर सिल्वर गोल्ड आप ऐसे याद कर सकते हैं। कॉपर सिल्वर गोल्ड लेस रिएक्टिव मेटल हैं, पोटाशियम सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो वो लेस रिएक्टिव मेटल है, इस कारण से आयरन उसको रिप्लेस कर देगा। तो सिर्फ डी रिएक्शन हो सकता है, बाकी सब में जो मेटल हम ऐड कर रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी कम है। क्वेश्चन 23, पिक द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट द नॉन मेटल। तो बेरियम इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड नॉन मेटल, मैंने आपको पहले ही बताया था। Br जो है एक लिक्विड नॉन मेटल का एग्जाम्पल है और मरकरी एक लिक्विड मेटल का एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पीछे हमने कवर किया, तो ए और बी दोनों ठीक हैं, तो तीसरा भी ठीक होगा। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो नॉन मेटल के मोस्टली जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव, इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन 24, व्हेन अ नॉन मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर, तो क्या होगा, नॉन मेटल जब पानी से रिएक्ट करती है तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है जी, सिर्फ मेटल पानी से रिएक्ट करेंगे, नॉन मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज y इज 16, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन y-2। अब देखिए अब क्या है, वैलेंसी नेगेटिव में जा रही है, तो पहले उसके पास ऑलरेडी 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए उसके पास, तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 + 2 18। तो y-2 16 उसके अपने इलेक्ट्रॉन है, 2 उसने बाहर से ले लिए, जिस कारण से उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो आयन बन रहा है, ये नॉन मेटल का है, कि नॉन मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो आंसर इज C 18। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड इसमें किसका बनेगा, बेरियम विल फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड। बाकी का देख लेते हैं, एल्यूमिनियम विल फॉर्म अ एमोट्रॉफिक ऑक्साइड। एमोट्रॉफिक का मतलब है दोनों, बेसिक भी नेचर दिखा सकता है, वो भी दिखा सकता है। वाइल कार्बन और फॉस्फोरस विल मेक एसिडिक ऑक्साइड, बाकी दोनों एसिडिक बनाएंगे। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कोवेलेंट इन नेचर। तो इसमें हमने ये बताना है कि किसका नेचर कोवेलेंट है। देखिए ध्यान रखिए, जब भी कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा मोस्टली नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। मेटल और नॉन मेटल के बीच में मोस्टली जो है आयनिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है और नॉन मेटल की लेने की है। तो वो इलेक्ट्रॉन डोन कर देगा, वो ले लेगा, तो दोनों पे पक्का चार्ज आ जाएगा, तो वो आयनिक कंपाउंड हो जाएगा।
तो इसमें हमें सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी दो नॉन मेटल्स हैं। तो कार्बन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल हैं, तो पहला ही कंपाउंड हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, आंसर इज ए। तो इसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, CCl4 हो जाएगा ये। तो चारों शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 29, सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर, तो जितने भी आपके सोलर सेल्स होते हैं उनमें सिलिकॉन यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन यूज किया जाता है, और सारे ट्रांजिस्टर्स में भी सिलिकॉन यूज होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन 30, व्हेन जिंक इज रिएक्ट विद वाटर, तो जिंक रिएक्ट वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है जी, पर नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करती है। तो क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जेडनो हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। डी पार्ट आंसर हो जाएगा। 31, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज इन ओर इज नोन एज, तो आप जब किसी चीज में से इम्प्योरिटी निकाल रहे हो तो आप उस चीज का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो जाएगा, ओर का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग क्या है, बड़े रॉक को हम छोटे फॉर्म में बदलते हैं तो उसको क्रशिंग और ग्राइंडिंग बोलते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि आप बिना ऑक्सीजन के उसको गर्म कर रहे हो, जैसे कार्बोनेट और है, CaCO3 है, हम बिना ऑक्सीजन के उसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड रह जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है, तो उसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना, भूनने का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हो आप, तो उसको रोस्टिंग बोला जाता है। क्वेश्चन 32, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है उसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों तरह के कंपाउंड्स को डिसोशिएट किया जाता है। तो ये प्रोसेस नॉर्मली सल्फाइड ओर्स में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 33, हीटिंग ऑफ अ कंसंट्रेटेड ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मैंने आपको पीछे ही बताया, जब आप एब्सेंस ऑफ एयर में करेंगे तो वो कैल्सिनेशन हो जाएगा, अगर आप प्रेजेंस ऑफ एयर में करेंगे तो वो रोस्टिंग हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा इसका, कैल्सिनेशन। क्वेश्चन 34, प्योर गोल्ड जो होता है, जो उसको मेजर करने का पैरामीटर है वो कैरेट में मेजर किया जाता है, और 24 कैरेट का गोल्ड जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है। नॉर्मली ज्वेलरी जो हम बनाते हैं वो 22 या 20 कैरेट की होती है, अगर आपने बहुत ही स्ट्रांग ज्वेलरी बनानी है तो 18 कैरेट का बनाया जाता है, कि वो बेंड बुंड ना करे। लेकिन जो प्योर गोल्ड की चीज़ें बनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, वो बेंड हो जाती हैं जल्दी। सेम चीज़ आपकी सिल्वर में है, तो जो प्योर सिल्वर की चीज़ बनती है वो थोड़ी जल्दी बेंड हो जाती है। 24 कैरेट इज द पैरामीटर विच इज यूज्ड फॉर गोल्ड, तो ए पार्ट आंसर हो जाएगा। 35, विच व्हाट इज एनोड मड, अब होता क्या है जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस चलती है, तो मैंने आपको बताया कि एनोड में जितनी भी मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कैथोड में जाके कैथोड में जाके चिपक जाती है। तो उसमें क्या होता है, उसके पीछे एक मडी सा सब्सटेंस बच जाता है, या इलेक्ट्रोलाइट के नीचे मडी सा सब्सटेंस बच जाता है, तो उस सब्सटेंस को हम एनोड मड बोलते हैं, तो उसको एनोड मड बोला जाता है। क्या जी, तो सी द इम्प्योरिटी कलेक्टेड एट एनोड इन इलेक्ट्रोलाइटिस प्रोसेस ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन, ये इलेक्ट्रोलाइट के नीचे भी बैठ जाती हैं, उनको भी एनोड मड बोला जाता है। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया, रिएक्टिविटी सीरीज से हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो ZnSO4 जो है एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर, एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आता है, Zn जो है माइल्ड रिएक्टिव मेटल्स में आता है, तो आंसर ए हो जाएगा, ZnSO4 सोल्यूशन विद एल्यूमिनियम। क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल मेथड फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन, तो आपने फ्राई पैन को रस्ट से बचाना है, अगर आप ग्रीस लगाओगे तो ग्रीस गर्म होकर इवेपोरेट हो जाएगी, पेंट भी इवेपोरेट हो जाएगा, तो ये दोनों प्रोसेसेस ऑल्दो रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन फ्राई पैन में ये यूज नहीं होंगे। तो फ्राई पैन में क्या यूज होगा, जिंक कोटिंग यूज होगा, क्योंकि गर्म करने से जिंक कोटिंग उतरेगी नहीं। तो आपने ध्यान रखना है, ऑल्दो ये ग्रीस और पेंट दोनों मेथड रस्टिंग प्रिवेंट करने के हैं, स्टिल फ्राई पैन में जहां चीजें आपने गर्म करनी है वहां ये नहीं चलेंगे, तो आंसर हो जाएगा सी, अप्लाइंग द कोटिंग ऑफ जिंक। क्वेश्चन 38, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऑक्साइड जो है पानी में सॉल्युबल होता है, तो कैल्शियम, जो कैल्शियम का कंपाउंड होता है वो आयरन में पानी में सॉल्युबल होता है, तो Ca+O2 CaO हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, प्लस वाटर, तो CaOH2 बन जाएगा जो कि सॉल्युबल है पानी में, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर इज ए। क्वेश्चन 39, एल्यूमिनियम डज नॉट ऑक्साइड रेडिली इन एयर बिकॉज, देखिए ये एल्यूमिनियम के केस में ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है,
जब भी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है वो खुद बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, तो एल्यूमिनियम के ऊपर वो एक अपनी लेयर बना देता है, जिसके कारण क्या है, बाकी की जो मेटल है वो रस्ट आउट नहीं होती है, और उसका कलर भी लगभग थोड़ा सा डल होता है एल्यूमिनियम से, जिस कारण से एल्यूमिनियम प्रोटेक्ट हो जाता है। अदरवाइज रस्टिंग एल्यूमिनियम की भी होती है, लेकिन उसका कंपाउंड जो है वो काफी स्ट्रांग है। तो इसका डी पार्ट आंसर आ जाएगा, मेटल कवर्ड विद एयर लेयर ऑफ ऑक्साइड विच डज नॉट रब ऑफ। तो आंसर इज डी। 40 इज कन्वर्ट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपने इसको चेंज करना है। पोटाशियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है, और आप इसमें से देख सकते हैं जो आयरन है, आई थिंक आयरन इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जितने भी मेटल मुझे दिख रहे हैं। तो आप देख लीजिए, आयरन सबसे नीचे होना चाहिए और पोटाशियम सबसे ऊपर होना चाहिए, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट डी पार्ट है। रिएक्टिविटी सीरीज आप फिर भी एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हमने 40 के 40 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। हम कुछ आपको अनसॉल्व क्वेश्चन भी आखिर में दे रहे हैं, आप उनको पॉज कर करके देख सकते हैं। 5 सेकंड में हम आपको 5-6 अनसॉल्व क्वेश्चन दे देंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अनसॉल्व क्वेश्चन के बारे में आपका कोई कमेंट है तो आप हमें लिख सकते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है, द लीस्ट मेलिएबल मेटल्स, कौन सी मेलिएबल सबसे लीस्ट मेलिएबल मेटल है। देन मेटल दैट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, कौन सी मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती है। द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये हमने कवर कर लिया था। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन इट्स ओर इज नोन एज, कौन सी प्रोसेस बोला जाता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है, द कंपाउंड फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली इज नोन एज। तो आपने इन 5 क्वेश्चन के आप आंसर देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप पोस्ट कर करके इनके आंसर निकाल सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।